बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद यामीन। आप देख रहे हैं वाई एच लर्निंग। अच्छा जी बच्चों, आज के लेक्चर में हमने करना है क्लास 9 का पास पेपर सॉल्व। जी हाँ, पास पेपर मॉडल पेपर जो बनाए होते हैं आपको बाहर से मिलते हैं वो वाला नहीं है, ओरिजिनल पेपर है जो कि 2023 में हमारे पास बोर्ड में आया था, हैदराबाद बोर्ड का। तो मैं ये देख सकते हैं कि जनाब ये है हैदराबाद सिंध एग्जामिनेशन 2023 और फिजिक्स है क्लास 9th की। 2 घंटे 45 मिनट यानी तकरीबन 3 घंटे के करीब का पेपर होगा। सबसे पहली बात आपने बेटा याद रखनी है, सबसे पहली बात याद रखनी है, ये 2 घंटे 45 मिनट नहीं है। मान लो कि ये आपका 2 घंटे 15 मिनट है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें गलती है, ये ठीक लिखा हुआ है, लेकिन पॉइंट ये है कि 2 घंटे 45 मिनट का टारगेट नहीं बनाना आपने। आपने 2 घंटे 15 मिनट का टारगेट बनाना है और उसी के अंदर आपने पेपर सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अगर आप 2 घंटे 45 मिनट का टारगेट बनाएंगे तो आप पेपर सॉल्व नहीं कर सकते, आपको लेट हो जाएगी, आपका कोई ना कोई क्वेश्चन रह जाएगा और वहां पे आपको ब्लंडर मारोगे। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन छोड़ना नहीं है बल्कि सारे के सारे सवाल उसमें आपने अटेम्प्ट करने हैं। अच्छा बेटा, अब हम सॉल्व करते हैं। कहता है कि आंसर एनी 8 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आंसर एनी 8 क्वेश्चन, ठीक है, और ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स, ठीक है, यानी 2 3। अच्छा सर 1 क्यों नहीं है? 1 एमसीक्यूज में था, ठीक है, वो अलग वीडियो में हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ओके, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यानी टोटल 12 क्वेश्चन बनते हैं। दो से शुरू करें और इसमें आपको 8 सॉल्व करने हैं। 4 की आपके पास चॉइस होगी, ठीक है। और अगर हम सेक्शन सी पे आते हैं तो सेक्शन सी पे देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है। सेक्शन सी पे हमें करने हैं 4 क्वेश्चन, ठीक है, और 4 क्वेश्चन में सर हमारे पास जो है एक क्वेश्चन के 6 मार्क्स होंगे। तो अब आपने उस हिसाब से लिखना है कि इतना छोटा नहीं लिखना और इतना बड़ा नहीं लिखना। उस हिसाब से आपने मार्क स्कोरिंग करनी है कि आपके कहां किस के 6 हैं और किसके 3 हैं। ऐसा ना हो कि अब 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन है और उसमें आप जो है वो 3 3 पेजेस भर रहे हैं जी 3 नंबर के लिए, और 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन है उसमें आप 3 लाइनें लिख कर आ जाए। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा जी, पेपर आपने देख लिया। अब नीचे हमारे पास सॉल्यूशन पहले से हुई है, मैं आपको एक एक करके बताता रहता हूं, सॉल्व करते रहते हैं। तो चलो फिर नीचे चलते हैं। ये देखें जनाब, ये हो गया जादू, और ऐसे जादू में आपका पेपर हो गया सॉल्व, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं सॉल्व हुआ, ऐसे जान नहीं छुड़ानी, 1 बाय 1 क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो बेटा क्वेश्चन 2 जो था, यानी वहां से पेपर आपने देखा था ना कि क्वेश्चन 2 से शुरू हुआ था, तो क्वेश्चन 2 सॉल्व करते हैं। कहता है वायर फेंस इज डिजाइन इन द हेलमेट ऑफ अ बैट्समैन एंड हाउ डज इट प्रिवेंट इंजरीज। यानी आपने बेटा देखा होगा कि जब बैट्समैन क्रिकेट वगैरह आप लोग खेलते होगे तो उसके अंदर जब एक बैट्समैन जो है वो गेम वगैरह खेल रहा होता है तो उसके जो हेलमेट के ऊपर वायर लगी होती है, ठीक है, यानी एक जाली बनी होती है तार की। वो क्यों लगी होती है और वो क्या करती है? तो बहुत आसान सा जवाब है, चलो लिखा हुआ भी है, मैं पढ़ के इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको चीजें याद रहे, ठीक है ना। अ वायर फेंस इज डिजाइन इन हेलमेट ऑफ अ बैट्समैन टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ फेस, चेहरे को फेस प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम इंपैक्ट फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल। भाई वो कॉक की बॉल होती है, खास करके लड़कों को इस बात का जरूर पता होगा। अब तो लड़कियां भी खेलती हैं, लेकिन लड़कियां फिर बच्चियां हमारी अभी भी कम खेलती हैं। लड़कों को पता होता है कि कॉक की बॉल है और जब वो लगती है ना तो फिर बड़े खतरनाक तरीके से मुंह तोड़ देती है, ठीक है। इसलिए उसको कवर अप करने के लिए वो वायर लगाई जाती है ताकि वो क्या कर ले, आपके फेस को सेव करे। द वायर फेंस हेल्प टू एब्सॉर्बिंग और डिस्टर्बिंग द फोर्स ऑफ बॉल ओवर लार्ज एरिया, यानी जैसे ही वो वायर आपके आगे बॉल आके लगेगी तो क्या होगा कि उसकी जो डिस्टर्बेंस है वो वायर उसे रोक लेगी और आपके चेहरे तक नहीं आने देगी। तो जनाब ये आ गया आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप इसको याद करो आपकी मर्जी, अपने वर्ड्स में लिखो आपकी मर्जी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने आपको क्वेश्चन लिख दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। बेटा ये सॉल्व भी हुआ है लेकिन मैं आपको अलग से भी यहां सॉल्व करके दूंगा। कहता है द मास ऑफ अर्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 60 kg, ठीक है। तो साथ साथ सॉल्व करते हैं। यहां पे हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। जनाब क्या है क्वेश्चन नंबर 3? कहता है द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 60 kg। ओके, मास है जी 60 kg, ओके,
ठीक है, राइटिंग मेरी गंदी है। फाइंड इट्स वेट ऑन मून, ओके, सॉरी ऑन अर्थ, ओके, ऑन मून, ओके, एंड ऑन मार्स। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब से तरीके से दिया हुआ है, लेकिन मैं समझाता हूं। कहां कहां पर? अर्थ पे, मून पे और मार्स पे आपने वेट फाइंड करना है। अब आपको पता है कि मास तो सेम होता है, चेंज नहीं होता, लेकिन वेट चेंज होता रहता है। तो आप क्या करोगे, यहां पर आके सबसे पहले आपने वेट फाइंड करना है कहां पर? अर्थ पे। तो WE लगा दो, ये देखो मैंने लगा रखा है, देखो नीचे देखो, ठीक है। और फिर आपने फाइंड करना है W, ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा मुझे मार्कर थोड़ा कम कर लेते थे, ठीक है। अब आपके पास M लगा देता हूं, ये आपके पास आ गया मून के लिए, ये आपके पास आ गया अर्थ के लिए, और अब आप लगा देंगे MR, ठीक है, ये किसके लिए? मार्स के लिए। ये देखें, ये आ गया अर्थ के लिए, ये आ गया मून के लिए, ये आ गया मार्स के लिए। यहां पे भी लिखा हुआ है, मैं लिख इसलिए रहा हूं ताकि आप साथ साथ लिखो, प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ इज, ये अर्थ की ग्रेविटी, ठीक है, ये मून की ग्रेविटी, और ये मार्स की ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की बात कर रहा है, ये ग्रेविटी नहीं है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? GE, फिर लिखेंगे GM, फिर लिखेंगे GMR। ये MR मैंने खुद से बनाया, आप भी लिख सकते हो ताकि हम एक्सप्लेन कर सके, पूरा पूरा थोड़ी लिखेंगे, ठीक है। E की वैल्यू कितनी है बेटा? 9.8 मीटर पर सेकंड, ये लिख रखी है, ठीक है। दूसरा आपके पास है 9, मून की है बेटा 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर मास की कितनी है बेटा? 3.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बन गया। अब आपने सॉल्यूशन करनी है। सॉल्यूशन करने के लिए ये बन गया डेटा। अच्छा, साफ सुथरे लफ्जों में लिखना है तो बेटा ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हो इधर, ये पॉइंट हमारे पास लिखा हुआ है। जिसको नोट्स चाहिए हो वो मैसेज पे कमेंट कर दे, और मैं आपसे नंबर लेके आपको इसका पूरा सॉल्यूशन भी भेज दूंगा, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। फिर हमारे पास आ गया बेटा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हमने क्या करना है देखते हैं। देखो, सबसे पहले हमने करना है अर्थ का, तो क्या फॉर्मूला होता है बेटा? W इज इक्वल टू mg। तो अब आप यहां लगा दो E, इधर भी लगा दो E, और कोई फर्क नहीं है, ठीक है। W इज इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है? 60 मल्टीप्लाई बाय GE की वैल्यू कितनी है? 9.8। ऐसा लिखना है, ठीक है। ये मैंने सॉल्व करके पहले से आप भी कैलकुलेटर से कर लें, कितनी बनती है? 588 न्यूटन वेट बनेगा कहां पर? अर्थ पर। ये आ गया एक सवाल, ठीक है बेटा। अब आते हैं दूसरे पर। दूसरा बनेगा किस पर? ये मैं इसको कह देता हूं, ये है A। अब मैं आपको कह देता हूं B। B का क्या बनेगा देखते हैं। क्या फॉर्मूला ये रहा बेटा? क्या? WM, मून के लिए फाइंड करना है बेटा, वही फॉर्मूला लगेगा, W इज इक्वल टू mg, सेम फॉर्मूला लगेगा। अब आप यहां पे M लगा दो, इधर भी M लगा दो, क्योंकि मून की बात कर रहे हो। तो WM की वैल्यू कहां गई, कहां पर? अब आपने फाइंड करनी है, ठीक है। तो यह बनेगा WM इज इक्वल टू, M की वैल्यू तो 60 थी, G की वैल्यू है बेटा 1.6। तो ये भी हम, आप कैलकुलेटर उठाएं, सॉल्व कर लें। 60 को 1.6 से मल्टीप्लाई कर लें, हमने भी पहले से कर रखा है, धांधली कर रखी है। देखो, ये देखो आंसर है हमारे पास कितना? 96 न्यूटन। ये हो गया। उसके बाद आ जाओ C पे। अब आपने फिर से वही फॉर्मूला लगाना है, W इज इक्वल टू mg। यहां पे आपने लगा देना है mr, और इधर भी लगा देना है छोटा सा mr, छोटे पाँव में बिल्कुल उस पे लगाना है। जैसे ये देखो ना, ये देखो कंप्यूटराइज राइटिंग में ज्यादा क्लियर नजर आ रहा है, ठीक है। अब आपने क्या करना है? WMR इज इक्वल टू, m की वैल्यू तो फिर 60 है, और अब G की वैल्यू यहां देखो, इधर भी लिखी हुई है ना, इधर से देखते हैं ना, अब जहां हैंड राइटिंग है ना वहीं से देखते हैं, धांधली ना हो। वो है 3.7, ठीक है बेटा, 3.7। तो ये बन गया WMR इज इक्वल टू, ये कितने हो जाएंगे? इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो, इसका तो आंसर हमने भी नहीं लिखा, तो एक मिनट मुझे दे दे, मैं कैलकुलेटर उठाता हूं। जब 60 मल्टीप्लाई बाय 3.7, इसका मतलब ये बन रहा है 222 न्यूटन। सर ये हो गया कंप्लीट न्यूमेरिकल। ये मैंने बाय हैंड भी गंदा गंदा सा सॉल्व करा दिया, और अगर आपको इधर चाहिए तो ये भी आपके पास है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो बता देना, मैं आपको कमेंट कर दूंगा, आप कमेंट कर दीजिएगा तो मैं आपको बता दूंगा, नोट्स आप मुझसे ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये पूरा पेपर आपको सॉल्व हुआ हुआ मिल जाएगा।
सर क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। हाउ विल यू डिटरमाइन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी? ओके, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे फाइंड करते हैं? सो बेटा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सिंपल ऑब्जेक्ट कैन बी लोकेटेड बाय बैलेंसिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्लम्ब लाइन और एज। सब सीधे से अल्फाजों में एक आप ये लिखेंगे एंड साथ में आपको क्या करना है, एक पिक्चर बना देनी है सिंपल इस तरह की कि जहां पे आपका मास बैलेंस कर जाएगा किसी भी चीज का, यानी वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, तो आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड कर सकते हैं। तो आपको पेपर के लिए क्या करना है, अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं ना जा रहा, पेपर के लिए क्या करना है, एक स्केल बनाएं, स्केल बनाने के बाद इस तरह का एक पॉइंट रखें और उसके बाद बताएं कि जहां पर ये बैलेंस कर जाएगा तो ये क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और ये मैंने इसमें पूरा लिखा हुआ, फॉर एग्जांपल द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द पेंसिल और स्टील रूल लाइज एट इट्स मिड पॉइंट। तो ये मैंने स्टील रूल बनाया और इसके ऊपर मैंने लिख दिया कि ये मिड पॉइंट पे लाई करती है। इतना छोटा सा सवाल है, ठीक है। ओके, हाउ एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम प्रिवेंट द रिस्क ऑफ स्लाइडिंग। अच्छा बच्चा, ये एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम ना आपकी बुक में एबीएस सिस्टम के नाम से भी होगा, और आप लोग तो आजकल मॉडर्न जमाने में हो तो आपको पता होगा कि एबीएस ब्रेक्स जो है ना वो गाड़ियों में लगी होती हैं और ये क्या करती हैं, यानी स्लाइड से, यानी गाड़ी के स्लाइड होने से कैसे बच जाती है। अमूमन ये कहा जाता है ना कि गाड़ी जो है वो जब आपके पास एबीएस जिसमें ब्रेक सिस्टम होता है वो प्रॉपर तरीके से रुकती है, बजाय इसके कि जो दूसरी गाड़ियां हैं वो स्लाइड कर जाती हैं और उसका एक्सीडेंट होने का खतरा होता है, ठीक है। द एबीएस डिजाइन टू मेंटेन स्टीयरिंग स्टेबिलिटी, ओके, improve the vehicle control, avoid skidding, decrease stopping distance और try the slippery surface, ठीक है। अब मैं इसको पूरा बता देता हूं, पढ़ मैं इसलिए रहा हूं ताकि आप नहीं पढ़ोगे ना, इसलिए मैं पढ़ता हूं। The ABS maintain the static friction and the wheel start slipping. It release the brake automatically for fraction of a second. Then hold wheel again to create a static friction between road and tire. ओके जी, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, क्या कहता है, इसे भी हम सॉल्व करेंगे, खुद से सॉल्व भी करेंगे, यहाँ पे सॉल्व भी है, हम भी सॉल्व करेंगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अच्छा एक बात मैं बेटा बता दूं, मैं चॉइस पे नहीं कर रहा, मैं पूरा ही पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है ना। अब उसके अंदर आपकी मर्जी है, जो आपको आसान लग रहा हो आप उसमें से कर लेना, लेकिन अगर अभी तो आप तैयारी कर रहे हो तो आप भी आपको पूरा पेपर ही सॉल्व करना है। आप क्योंकि जो है ना वो चॉइसेस पे मत जाइएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जी मैं इसमें से 3 याद कर लूं, वहां पे वो 3 आते हैं, तो हमें तो ये भी नहीं पता कि वहां पे ये क्वेश्चन भी आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी एक उम्मीद होती है कि हाँ कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाएं। Calculate the spring constant for the spring. Okay, extend by the distance of 35 centimeter. हमें क्या फाइंड करना है? Okay, load of 40 न्यूटन मीटर। बेटा सीधी सी बात है, ये इस तरह की कोई बात है कि आपके पास ना ऐसा एक स्प्रिंग हैंग हुआ हुआ है, ठीक है, और इसके अंदर एक स्प्रिंग लोड है, कितना, 14 न्यूटन का, और ये कितना एक्सटेंड है, इस यानी इसकी एक्सपेंशन, ये कितना खिंचा हुआ है, 3.5 सेंटीमीटर इसमें एक्सपेंशन हुई हुई है, ठीक है। अब आपने इसमें स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड करना है, तो बेटा कोई मसला नहीं है, आपने इधर बनाना है डेटा, हम लिखे हुए पे नहीं जा रहे, हम खुद से सॉल्व करते हैं। आपने बनाना है डेटा, ये आ गया आपका डेटा। डेटा में सबसे पहले आपको क्या लिखा हुआ है, क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट स्प्रिंग कांस्टेंट। अच्छा इसमें यह नहीं आपने नोट करना होता है कि जो चीज दी हुई है पहले वही लिखनी है, ऐसा वैसा कुछ नहीं है, जो आपके जहन में आ रहा है वही करो। आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना है f इज इक्वल्स टू के एक्स, ठीक है। तो k की वैल्यू हमारे पास बच्चा क्या आ जाएगी, k आपको फाइंड करना है, ठीक है। एक्सटेंड बाय द डिस्टेंस ऑफ x की वैल्यू कितनी मिल गई आपके पास, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, व्हेन अ लोड ऑफ 14 न्यूटन, लोड यानी कितना आ गया आपके पास, f फोर्स कितनी आ गई हमारे पास, 14 न्यूटन। अच्छा बेटा एक चीज इसमें अभी से चेंज करनी पड़ेगी, और वो क्या चेंज करनी पड़ेगी, वो है 3.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या, इसका मतलब बेटा ये कि ये सेंटीमीटर ऐसा यूनिट नहीं है, ठीक है, इसको आपने अभी से कन्वर्ट करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3.5 को आपने मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दें, सॉरी 100 से, तो मैं इसको 0 को मिटा रहा हूं, 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो मैं भी कर लूं, ये जनाब 3.5 डिवाइडेड बाय 100, ये आएगा 0.0
0.035 मीटर। ओके हो गया। अब हमारे पास फॉर्मूला आ गया, सॉल्यूशन पे आ जाए। तो बेटा हमें सॉल्यूशन क्या चाहिए, बहुत आसान है, F इज इक्वल टू के एक्स, ये एक छोटा सा फॉर्मूला, ठीक है। अब आपको चेंज कर देना है, सबसे पहले हमें चाहिए के, तो आप x को यहां ले आओ, ये हो जाएगा F अपॉन x इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, के आ गया भाई। तो k इज इक्वल टू फोर्स की वैल्यू है बेटा 14, डिवाइड कर देंगे 0.035, ठीक है, हम डिवाइड कर देंगे। तो k की वैल्यू हमें मिलेगी जनाब, कितनी मिलेगी अभी करके देख लेते हैं, 14 डिवाइडेड बाय 0.035, ठीक है जनाब 400। और यूनिट अगर नहीं याद तो यहां से निकाल लें, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और एक्स का यूनिट होता है पर मीटर, तो ये बन गया पर मीटर। सर ये आ गया, के का वैल्यू फाइंड हो गया और ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया, जहां नहीं समझ में आया वहां सवाल कर लिया करो। ये देखो नीचे आंसर लिखा हुआ भी है। हाँ जी, नीचे आ गया सवाल, क्वेश्चन नंबर 7, थ्योरी रट्टे वाला सवाल है। ये बच्चों के लिए बड़ा आसान सा सवाल होता है, लेकिन यार न्यूमेरिकल ज्यादा किया करो, उसके ज्यादा आसान होते हैं, ठीक है। डिफाइन द टर्म्स क्रिटिकल वेलोसिटी एंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ओके, क्रिटिकल वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी होती है? Critical velocity of the satellite is simply the velocity with which the satellite revolve along its orbit is known as the ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं बेटा, आपने पढ़ा होगा यहाँ पे देखो, के लाइक ये सन, ठीक है, आपने अगर चैप्टर पढ़ा है तो उसमें आप पढ़ा होगा ये सन, ठीक है, इसके अराउंड में ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक है, कहीं अर्थ घूम रही है, कहीं सन घूम रहा है, कहीं कोई चीज घूम रही है, कहीं कोई चीज घूम रही है। तो मान लो कि इधर जो है हमारी अर्थ घूम रही है, ठीक है। मान लेते हैं कि इस जगह पे, एक सेकेंड, ठीक है, मानते हैं कि इस जगह पे हमारी अर्थ घूमती है, ठीक है, और इस ऑर्बिट में हमारी अर्थ घूम रही है। तो जिस ऑर्बिट में, इस ऑर्बिट में जिस वेलोसिटी के साथ ये अर्थ हमारी कंटिन्यूसली घूम रही हो, उस और वेलोसिटी को हम क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं, या फिर दूसरे लफ्जों में ये कह लो ऑर्बिटल वेलोसिटी। आप क्या कह सकते हो? ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो ये वक्त आपके पास आ गया, ठीक है ना। तो ये आपके पास पहला सवाल तो हो गया, इतना सही था। कम्युनिकेशन सैटेलाइट किसको कहते हैं जनाब? कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। देखो बेटा, दो तरह की सैटेलाइट होती हैं, एक होती है नेचुरल, एक होती है आर्टिफिशियल, ठीक है। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, नेचुरल नहीं है। नेचुरल होती है मून, ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, दैट इज प्लेस्ड बिटवीन द अर्थ ऑर्बिट, जो कि अर्थ के अराउंड में घूमती है। कैसे? जस्ट एग्जांपल दे देता हूं कि मान लो कि ये आपके पास अर्थ है और अर्थ के अराउंड में यहां पर कहीं वो घूम रही है, ठीक है। अब मैं एक दो पॉइंट्स और बना देता हूं। देखो यहां शायद शायद फॉर एग्जांपल इधर कहीं वो हो सकता है मून घूम रहा हो, ठीक है, और इधर हो सकता है वो सैटेलाइट घूम रही हो, लेकिन ये आर्टिफिशियल कहलाएगी, ये नेचुरल कहलाएगी, क्योंकि ये हमने नहीं बनाया, ये पहले से नेचर में बना हुआ है, ठीक है। तो ओके, अब आ जाते हैं, प्लेस इन द अर्थ ऑर्बिट, प्रोपोज सेंडिंग एंड रिसीविंग द कम्युनिकेशन डेटा। बेटा जितना भी कम्युनिकेशन डेटा जो सेंड होता है या रिसीव होता है, ये किसके जरिए होता है? कम्युनिकेशन सैटेलाइट के जरिए होता है। इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड द डेटा कम्युनिकेशन एंड रिलाइंग द सर्विस ऑफ टेलीविजन, टेलीविजन के अंदर, रेडियो के अंदर, किसी भी टेलीविजन कम्युनिकेशन सिस्टम में, इंटरनेट सर्विस में, इवन मैं आगे और भी लिख देता हूं, मोबाइल सर्विस में भी ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट यूज होती है। तो बेटा इस क्वेश्चन को आप जरूर पढ़िएगा ताकि आपको आसानी के साथ समझ में आ जाएगा, ठीक। आई थिंक ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास आ गया। द प्रेशर ऑफ ऑन 9 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन गैस इज डबल एंड फिक्स टेम्परेचर, व्हाट बी इट बिकम्स है। यानी एक ही चीज दी हुई है और कुछ दिया ही नहीं है। नहीं भाई, बहुत कुछ दिया है, मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो पहले तो एक काम करें, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 8, न्यूमेरिकल है तो सॉल्व करना पड़ेगा। प्रेशर ऑन, तो पहले तो लिख लो प्रेशर, ठीक है। इसको आप लिख लेंगे क्या? इनिशियल प्रेशर, ठीक है। आप क्या लिखेंगे? इनिशियल प्रेशर, इनिशियल प्रेशर,
जिसे आप P1 के साथ लिखते हैं और इसकी वैल्यू है कितनी, सॉरी नहीं, इनिशियल प्रेशर नहीं पता, या मैं उसमें मिस्टेक कर रहा हूं। द प्रेशर ऑन 9 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, इसका मतलब तुम भी यही गलती करोगे, मैं भी ये भी करने लगा था। द प्रेशर ऑन 9 सेंटीमीटर क्यूब, इसका क्या मतलब है, ये 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रेशर नहीं दिया हुआ, ये वॉल्यूम दिया हुआ है। तो इसका मतलब कोई ना कोई इनिशियल प्रेशर होगा, फिलहाल तो रख दो इसको, जगह छोड़ देते हैं, लेकिन ये तो वॉल्यूम है ना, इसका मतलब इनिशियल वॉल्यूम, ये क्या है, इनिशियल वॉल्यूम, और ये है जनाब कितना, 9 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ओके, ऑफ द गैस इज डबल एंड फिक्स टेम्परेचर, वॉल्व विल बी, एक प्रेशर है किसी भी चीज का और उसका वॉल्यूम है 9 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। मैं अब आपको यहां समझाता हूं। मानो आपके पास एक सिलेंडर है, ठीक है, और उसका वॉल्यूम है 9 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। हाँ, अब इसका प्रेशर डबल करते हैं, तो पहले प्रेशर कितना था, ये तो पहले भी नहीं दिया हुआ, तो हमें बाद में कैसे पता चलेगा। तो अगर पहले वाला प्रेशर नहीं पता तो आप एक काम करें, इसको लिख दें P, ठीक है। उसके बाद कहता है कि ऑक्सीजन गैस, मानो इसके अंदर गैस कौन सी है, ऑक्सीजन है, ठीक है बेटा, ऑक्सीजन गैस है इसमें, और ये इसी प्रेशर को हम कर देते हैं डबल, यानी इसके अंदर जो गैस है इसका प्रेशर क्या करते हैं, हम डबल कर देते हैं। तो इसका मतलब हम अब करते हैं फाइनल प्रेशर की बात, फाइनल प्रेशर की बात, और फाइनल प्रेशर मतलब पहले वाले का डबल, पहले वाला क्या था, P था, तो अब ये हो जाएगा 2P, क्योंकि हमने कर दिया है इसको डबल, ठीक है। ओके, और इसको हम पहले, एक मिनट, पहले मैं इसको लिखूंगा P2, वो P1 था ना, अब मैं इसको क्या लिखूंगा, P2, जो कि बराबर हो जाएगा इस P का डबल, और वो बन जाएगा 2P, ठीक है। और फाइनल वॉल्यूम कहता है कि, ये देखो क्या लिखता है, फिक्स व्हाट इज द इट्स वॉल्यूम बिकम्स, अब इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो हमें करना है फाइनल वॉल्यूम फाइंड, फाइनल वॉल्यूम फाइंड करना है, यानी V2 फाइंड करना है, ठीक है। तो बहुत आसान सा यार सवाल है ये, तो मतलब हर कोई सॉल्व कर लेगा, तो हम एक काम करते हैं, अभी सॉल्व करते हैं। सर फॉर्मूला है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ठीक है। तो P1 की वैल्यू है P, ओके, तो P लगा दो। V1 की वैल्यू है कितनी, 9, तो यहां पे 9 लिख देते हैं। P2 की वैल्यू है 2P, तो ठीक है 2P लगा देते हैं। ओके, कितना है, सॉरी मैंने ये गलती कर दिया, 2P, ओके। V2 की वैल्यू नहीं पता, तो हम लिख देते हैं V2, ओके ओके। तो अब हम ये करते हैं कि P को और P को तो कैंसिल कर देते हैं, ये P और P तो दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो मैं आगे थोड़ा सा कर लो, ताकि तुम्हें पूरा पता चल जाए। वो कैसे, इसको कर दो 9P, और ये 2P यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके हो जाएगा डिवाइड, ये हो जाएगा 2P इज इक्वल टू V2, ठीक है। अब ये P2 क्या हो, P क्या हो जाएंगे कैंसिल, अब तो ठीक है ना, तो ये बच जाएगा V2, मैंने V2 को इस तरफ लिख दिया, बात एक ही है, ठीक है। V2 इज इक्वल टू 9 को डिवाइड करते हैं 2 के साथ, तो आंसर आएगा 4.5, आप सॉल्व करके देख लेना, सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम का यूनिट पहले सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, तो हम भी दोबारा क्या लगाएंगे, सेंटीमीटर क्यूब लगाएंगे। और बेटा ये प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व हुआ भी है, तो आप साफ सुथरा देखना है तो फिर आप यहाँ देख लीजिएगा, ठीक हो गया। सर आगे चलते हैं। वाई द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मैटर इज कॉल्ड काइनेटिक, ओके, यानी काइनेटिक मॉडल जो है किसी भी, वो उसे काइनेटिक क्यों कहते हैं। तो पहले तो ये पता लगे कि यार आखिर काइनेटिक मॉडल होता क्या है, फिर ही तो पता चलेगा, यानी किसकी बात कर रहा है, ये काइनेटिक मॉडल की। तो काइनेटिक मॉडल को काइनेटिक मॉडल क्यों कहता है, ये तो पता चले, ठीक है। सबसे पहले तो इसको पढ़ लो, द एनर्जी ऑफ द मूविंग मैटर इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, चलने वाली एनर्जी की, मैटर की एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, मानो ये तुम्हारे पास एक बॉल है, इसका मास है m, ठीक है। अभी ये रुकी हुई है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है, लेकिन जब इसके पीछे चल पड़ेगी ना, तो आप बोलोगे कि इसके पास कौन सी एनर्जी आ गई है, काइनेटिक एनर्जी, सही हो गया। अब साइंटिस्ट जो है ना, वो पता क्या कहते हैं,
थिंक दैट द पार्टिकल ऑफ ऑल मैटर आर इन कांस्टेंट मोशन। अब मैं आपको बता देता हूं, मानो आपके पास ये मॉल है, अब आपको पता है बॉल है, और आपके पास आपको ये भी पता है कि हर बॉडी जो है वो छोटे छोटे से पार्टिकल के साथ बनी हुई है। मानो कैसे, फॉर एग्जांपल ये बॉडी है, इसके अंदर ये छोटे 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 एटम्स मौजूद हैं। आप लोगों ने बेटा पढ़ा होगा, जैसे मॉलिक्यूल्स भी कहते हो तुम, ठीक है ना। तो एटम्स मिलकर फिर मॉलिक्यूल्स बना देते हैं, ठीक है ना। तो वो कांस्टेंट मोशन में होते हैं। किस में होते हैं? कंटिन्यूसली मोशन में रहते हैं, कंटिन्यूसली मोशन में रहते हैं। जब ये कांस्टेंट मोशन में होंगे तो लाजमी बात है फिर इनके पास भी तो क्या होगी बेटा? काइनेटिक एनर्जी होगी। तो आगे पढ़ें। इन अदर वर्ड्स द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव काइनेटिक एनर्जी वेरी, हाँ ये बात तो माननी पड़ेगी, क्योंकि देखो ना कि जब पार्टिकल इसके अंदर मौजूद हैं और वो कांस्टेंट मोशन में हैं तो उनके पास क्या मौजूद होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। द थ्योरी दैट मैटर कंसिस्ट ऑफ कंसिस्टेंटली मूविंग पार्टिकल कॉल्ड द काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। ठीक है, ऐसी थ्योरी जो कि मैटर पार्टिकल्स के बारे में बताती है उसे हम क्या कहते हैं? काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। सो द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी हैव द वर्ड ऑफ काइनेटिक, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं? काइनेटिक कहते हैं, क्योंकि उसके पार्टिकल कंटिन्यूसली मोशन में रहते हैं और वो रुकते नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि उनके पार्टिकल्स के पास क्या मौजूद है? काइनेटिक एनर्जी मौजूद है। तुम अपने तरीके से अगर लिखना चाहो तो लिख लेना, लेकिन गलत नहीं लिखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका सॉल्व। आगे बढ़ जाओ, क्वेश्चन नंबर आ जाओ 10 पे। कहता है डिफाइन वर्क, ठीक है, और ड्राइव द इक्वेशन। ओके, बहुत आसान सी बात है यार। डिफाइन वर्क को डिफाइन करना है और उसके साथ साथ क्या करना है हमने? अमाउंट ऑफ वर्क जो है उसको एफ डी का एक इक्वेशन है, एफ डी कॉस थीटा, इसे सॉल्व करना है, कोई मसला ही नहीं। अमाउंट ऑफ वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। आगे भाई, कि अगर अमाउंट ऑफ वर्क किसे कहते हैं? कि अगर आपके पास कोई बॉडी है, चलो पहिए भी लगा दो उसके साथ, सही है, और आप उसके ऊपर कोई फोर्स लगाते हो और वो उसी डायरेक्शन में, जिस तरफ तुम फोर्स लगाओ उसी डायरेक्शन में फोर्स क्या करे? डिस्प्लेसमेंट कवर करे, तो मानो इसने क्या किया? वर्क किया। अगर इसने डिस्प्लेसमेंट नहीं किया तो फिर मानो इसने वर्क नहीं किया। ओके, वर्क के कितने यूनिट है? ओके, या तो इसका यूनिट है आपके पास जूल, एक और यूनिट भी है, ऐसे कहते हैं फुट पाउंड, जिसे अर्ग भी कहा जाता है, ठीक है। जूल किसके बराबर होता है? 1 न्यूटन मीटर के। वो कैसे होता है मैं आपको बता देता हूं। ये जो एफ डी कॉस थीटा है ना, इसका यूनिट है, मैं यही लिखता हूं, W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। अभी सॉल्व नहीं किया लेकिन मैं यूनिट बना रहा हूं। फोर्स का यूनिट होता है बेटा न्यूटन, और डी का यूनिट, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर। कॉस थीटा का कोई यूनिट नहीं होता, तो बन गया न्यूटन मीटर, और ये आ गया किसके बराबर? जूल के। ठीक हो गया बेटा, ये बन गया जूल के बराबर। ओके, अब हमने इक्वेशन सोल्व करनी है तो एक सपोजिशन लेते हैं। सपोज क्या लेते हैं? कि सपोज करते हैं कि हमने एक बॉडी ली, ओके, हमने एक बॉडी ली, ओके, उसके ऊपर लगाई फोर्स, ठीक है, ये हमने लगा दी उसके ऊपर फोर्स on the body and moves in straight line on the direction of force। और ये बॉडी जो है ये चलना शुरू हुई, जिस तरफ हमने फोर्स लगाई उसी तरफ चलना शुरू हुई, और इस बॉडी ने कवर किया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया? W इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया? एफ डी कॉस थीटा के, ठीक है। कॉस थीटा क्यों आया? क्योंकि उसी डायरेक्शन में है, इसे हम पैरेलल कंपोनेंट कहते हैं, ठीक है बेटा। ये आपकी क्लास का है तो नहीं, लेकिन आगे का है, लेकिन मान लेते हैं कि ये आपके पास आ गया और ये आपकी इक्वेशन हो गई सॉल्व। क्या कि आपने क्या किया था? डेफ्टी कॉस W इज इक्वल टू कंपोनेंट ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, वो फोर्स जो आपने लगाई और वो डिस्प्लेसमेंट जो उसने कवर किया, इसलिए हम क्या। अच्छा जी, अब हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 है जी, राइट नोट्स ऑन द टाइडल एनर्जी एंड जियोथर्मल एनर्जी। ठीक है जी, अब टाइडल एनर्जी और जियोथर्मल एनर्जी पे हमने लिखना है नोट, ठीक है। तो अब इस नोट को लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ भी नहीं करना। टाइडल एनर्जी क्या होती है इसको थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि अब ये बातें हो गई हैं पुरानी, में आपने क्लासेस में पढ़ ली होंगी, लेक्चर्स में पढ़ ली होंगी, अब ये बातें हो गई हैं सर पुरानी, ठीक है ना। तो आ जाते हैं, राइट नोट्स किस पे लिखना है सर? टाइडल एनर्जी पे। It's a form of hydropower that convert the energy obtained from tides into useful form of power
पहले तो इतनी बात बता दूं, हाइड्रो पावर यानी ये इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से बनती है, पानी में से, ठीक है। ओके, कन्वर्ट कौन सी एनर्जी, कन्वर्ट द एनर्जी, कौन सी एनर्जी, टाइड्स की एनर्जी में से यानी लहरों की एनर्जी में से एक यूजफुल एनर्जी की फॉर्म में इसे कन्वर्ट करती है। और कौन कौन सी एनर्जी में, मेन इलेक्ट्रिसिटी, एज दैट द यूज ऑन द ग्रेविटेशनल फोर्स, both moon and the sun every day to move the vast quantity of the water around the ocean and seas producing the tides। यानी ग्रेविटेशन की वजह से यानी मून और सन की वजह से जो पानी में टाइड्स यानी लहरें पैदा होती हैं, उसकी वजह से जो है लहरें पैदा होती हैं, उसकी वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसे हम क्या कहते हैं जनाब, हाइड्रो पावर एनर्जी कहते हैं, जो कि हमारे बहुत काम आती है। ठीक है जी, ये आ गई हमारे पास किसकी, टाइडल एनर्जी की सिंपल सी डेफिनेशन। अब चलते हैं आगे जियोथर्मल पे। सर जियोथर्मल एनर्जी इज स्टोर्ड इन अर्थ, देख लो जी, सबसे पहले कहां पर, अर्थ में स्टोर होती है, इसे नेचुरल हीट भी कहा जाता है, ठीक है। डीप इन द अर्थ, अर्थ की गहराई में है, ऐसा नहीं कि आपने गड्ढा खोदा थोड़ा सा, उसके अंदर वो अर्थ नहीं निकली और जियोथर्मल एनर्जी नहीं निकली, तो उसमें से जियोथर्मल एनर्जी नहीं निकलेगी, ठीक है। देयर इज हॉट मोल्टन कॉल्ड मैग्मा, बेटा यानी ऐसा मान लो, ये अगर आपके पास अर्थ है, ठीक है, ये तो अर्थ की ये सरफेस है, ठीक है, आप सरफेस से नीचे जाएंगे जमीन के नीचे तो बहुत सारे मिनरल्स पिघले हुए होते हैं हीट की वजह से, और उस पिघले हुए मटेरियल को क्या कहते हैं हम, मैग्मा कहते हैं। आपने बेटा अपने कुछ में देखा होगा कि जब पुराने जमाने में वॉल्केनोज आते थे तो वो जमीन को ऐसे फाड़ के बाहर आते थे, बाहर निकलता था तो उसे कहते थे लावा, ठीक है। अब हाँ लावा, ठीक है, यही मैग्मा जब बाहर निकलता था ना तो उसे हम लावा कहा करते थे। लेकिन ये सब इतना पिघलता क्यों था, इतना गर्म क्यों होता था, क्योंकि उसके अंदर हीट थी, इसकी वजह से वो गर्म होकर बाहर आता था, ठीक है। तो वाटर क्लोज टू द मैग्मा स्ट्रीम ड्यू टू हाई टेम्परेचर, ठीक है, पानी जो उसके अंदर होता है यानी इस मैग्मा के, अच्छा अब इसके करीब है पानी, ठीक है, इसके करीब जो पानी है, ये पानी क्या करता है, जब इसके करीब होता है तो ये क्या करता है, स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, और स्टीम में कन्वर्ट होने के बाद ये क्या बन जाता है कि ये इसका टेम्परेचर हाई हो जाता है। दिस थर्मल एनर्जी कंडक्ट टू सरफेस ऑफ अर्थ, दिस एनर्जी इज कॉल्ड द जियोथर्मल एनर्जी, और इस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। द जियोथर्मल पावर प्लांट यूटिलाइज द जियोथर्मल एनर्जी टू ड्राइव एन इलेक्ट्रिकल जनरेटर। जियोथर्मल वेल कैन बिल्ड बाय ड्रिलिंग डीप नियर द रॉक, पहाड़ों के करीब मिलती है, ठीक है, जहां पर हमें ज्यादा मैग्मा मिलेगा और वहीं पर हमें क्लोज पानी मिलेगा, वहीं स्टीम मिलेगी, और जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी के जनरेटर बना सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये सिंपल सा एक इंट्रो है, मैं पूरे नहीं बता रहा क्योंकि अब टाइम नहीं है बचा। आगे बढ़ते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन द हीट एंड टेम्परेचर, हीट और टेम्परेचर के दरमियान फर्क बता दें, ठीक है, ये आपके पास फर्क आ गया, तीन पॉइंट। अच्छा बेटा डिफरेंशिएट लिखते ही वक्त याद रखना कि कम से कम 3 पॉइंट तो लाजमी लिखने हैं, यहाँ 4 लिखे हुए हैं तो अच्छा है। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ओके, व्हिच ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, आपने पढ़ा होगा कि ये है हॉट बॉडी, ओके, और ये है कोल्ड बॉडी, ठीक है, और हीट ने हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जाना है, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ द हीट इज क्या, जूल, हीट का जो क्या है यूनिट क्या है, जूल है। अदर यूनिट क्या है इसका, कैलोरी भी इसका यूनिट है और अर्ग भी इसका यूनिट है, ठीक हो गया जी। आगे चलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, तो हीट मेजर इन कैलोरीमीटर बाय कैलोरीमीटर, जिस चीज से हीट को मेजर किया जाता है वो क्या कहलाता है, उसे कैलोरीमीटर कहते हैं। टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, कौन सी चीज कितनी गर्म है और कितनी कम है, इसे हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं। यानी डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस को मेजर करने के लिए क्या काम आता है सर, टेम्परेचर काम आता है, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ द टेम्परेचर इज क्या है, केल्विन है। दूसरा ऐसा टेम्परेचर के यूनिट्स कौन कौन से हैं, एक सेल्सियस है एंड दूसरा क्या है, फ़ारेनहाइट है। टेम्परेचर मेजर किस चीज में होता है बेटा, किस चीज से होता है, थर्मामीटर से। आपको भी बुखार होता होगा ना तो आप थर्मामीटर से रख के चेक हो जाते होंगे। तो 4 पॉइंट्स हैं, आसान से रट्टा मारना याद हो जाएंगे।
ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसे कहते हैं ये पढ़ना पड़ेगा, कोई मसला नहीं, पढ़ लेते हैं। पहले तो मैं सिंपल समझा देता हूँ। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहा जाता है, मानो तुम्हारे पास है एक मास, ठीक है, ये देखना, ये है एक मास और ये मास है पक्का पक्का 1 kg, ठीक है, पक्का पक्का कितना, 1 kg। अब एग्जाम्पल के तौर पे मान लो इसका टेम्परेचर है 20, आपने इसका टेम्परेचर करना है 21। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि आप इसे हीट दोगे, ठीक है, जब हीट दोगे तो कुछ ना कुछ तो हीट देनी पड़ेगी, ओके, तो इसका टेम्परेचर हो जाएगा 21। तो 1 kg के मास को कितनी हीट दी हमें नहीं पता, जितनी भी आपने हीट दी है वो हीट क्या कहलाती है, स्पेसिफिक हीट। अब मैं आपको एग्जांपल दूं, पानी आप गर्म करते हो ना बेटा, पानी को गर्म करने के लिए, यानी मान लो आपने 1 kg वाटर लिया, 1 kg का वाटर लेने के बाद आपने इसे नीचे से क्या करना शुरू कर दिया, हीट देना शुरू कर दी। अब आपने इसका कितना टेम्परेचर बढ़ाना है, 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाना है। 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आपको कितनी हीट देनी पड़ेगी, एक सेकेंड, हाँ, आपको कितनी हीट देनी पड़ेगी, 4200 जूल हीट देनी पड़ेगी, तब जाके पानी का 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ेगा। अब हम डेफिनेशन पे आते हैं, देखो, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, कितनी हीट चाहिए टू रेज द टेम्परेचर, टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, कितना, ऑफ 1 kg, 1 kg को, यानी 1 kg का कोई भी सब्सटेंस हो, थ्रो 1 सेल्सियस, किसी भी 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। यही तो मैंने बताया था कि आप यहाँ 1 kg लो, उसे हीट दो, 1 सेल्सियस बढ़ाओ, कितनी हीट चाहिए 1 सेल्सियस बढ़ाने के लिए, जितनी हीट चाहिए वही क्या कहलाती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। और ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है, ठीक, फॉर्मूला क्या है यहां पे मैं लिख देता हूं, ये देखो, C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय m डेल्टा टी। यूनिट भी लिखा हुआ है लेकिन मैं बना के देता हूं यूनिट, ठीक है। यूनिट कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे बेटा, Q है हीट एनर्जी, क्या है ये, हीट एनर्जी, ऊपर तुम पढ़कर आए हो कि हीट का यूनिट क्या होता है, जूल, ये लो, मास का यूनिट क्या होगा, केजी, टेम्परेचर का यूनिट क्या होगा, केल्विन। तो इसको क्या करोगे, जूल, केजी को ऊपर लेके जाओगे केजी पर केजी, और ये बन जाएगा पर केल्विन। तो ये बन गया इसका यूनिट, ठीक हो गया, ओके। और ये सी जो है ये क्या कहलाता है, एक कांस्टेंट है, किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द मटेरियल पे, यानी मटेरियल चेंज, यानी अगर पानी की जगह दूध होगा, पानी की जगह कोई और चीज होगी तो उसके लिए हीट अलग चाहिए, पानी के लिए अलग चाहिए, मिट्टी के लिए अलग चाहिए, यानी सबके लिए सी की वैल्यू क्या होगी, अलग होगी। अब बात समझ आई कि नहीं आई, सो आगे चलते हैं। सेक्शन बी हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। और अब सेक्शन सी को हम डालेंगे अगली वीडियो में, अभी नहीं डालेंगे, अभी हम लगा रहे हैं ब्रेक, सेक्शन सी को डालते हैं नेक्स्ट पोर्शन में। तो आप सेक्शन बी को देख लें, और अभी ख़त्म कर दी मैंने वीडियो, सेक्शन सी की वाली वीडियो आ रही है बस थोड़ी सी देर में, बस आंख बंद करो आ गई होगी, ठीक है। यानी इसका मतलब यह है कि वो भी चैनल पे डली हुई है, बस अब आप देख लो, ठीक हो गया। चलें जी, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। सेक्शन सी पे, तो सेक्शन सी की वीडियो लाजमी देख लेना।